हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपने से जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हर इलेक्शन एक तरह से नेशनल लेवल पर मीडिया में छाया हुआ है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में वहां किसकी सरकार बनेगी। इलेक्शन शुरू हो चुका है, दो फेजेस की पोलिंग हो चुकी है। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, बिहार से कांग्रेस के बड़े लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट में रह चुके हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब क्या सूरत हाल है, इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है और क्या मुद्दे छाए हुए हैं। जनाब शकीरुज्जमान अंसारी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार। बहुत आप शुक्रिया। बताइए कि बिहार इलेक्शन में इस वक्त क्या सूरत हाल है। वहां कई अलायंसेस, बल्कि 4 अलायंस अगर गिनती की जाए तो 4 अलायंसेस लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल गैर मामूली किस्म की सियासी सूरत हाल है। पहले पार्टियां लड़ा करती थी, अब अलायंसेस लड़ रहे हैं। आप इस इलेक्शन को कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले तो आपके हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज दूसरा दौर का पोलिंग खत्म हुई है। उसके बाद हम आपके साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं। ये इलेक्शन अपने आप में बहुत ही अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि एक तरफ जो नरेंद्र मोदी की सरकार एक अलग एजेंडा से काम कर रही है और पिछले चुनाव में जो 15 था, उस चुनाव में बिहार असेंबली में इसी जो गति से नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही थी उसको रोक लगाई गई थी। लेकिन उसको रोक लगाने में नीतीश कुमार जी सेकुलर फोर्सेस के साथ थे। लेकिन आज अफसोस है कि जब वो महाज कामयाब हो गया, जीत हो गई, 1 साल की सरकार चली, 1 साल 1.5 साल के लगभग, उसके बाद वो अपने आप को विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के साथ जाके मिले और बड़ी ड्रामाई अंदाज में रात 2 घंटे के अंदर में एक दूसरे गठबंधन के नेता की हैसियत से उन्होंने वजीर आला का हल्फ ले लिया। तो ये वो दौर है जो बिहार की जनता याद करती उस वक्त से है कि हमारे वोट को अपहरण कर लिया था, हमारे मैंडेट को इन्होंने अपहरण कर लिया था, तो उनको हम बदला लेंगे आने वाले चुनाव में। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद रात 2 घंटे का टाइम देके हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि गरीब, मजदूर, किसान, मरीज मुख्तलिफ जगहों पर हैं, उनको उनके घरों के जाने का मौका भी फराहम किया। नहीं सोचा कि मुगलई फरमान जारी करके रोक लगा दी और रोक लगा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको जो हजारों हजार बिहार बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि बिहार की बड़ी आबादी, माइग्रेंट आबादी, जो यूपी, बिहार, दूसरी जगह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर अपने रोजी और रोटी की तलाश में वो रहती है। तो कुछ दिनों तक तो वो वेट करती रही। द फर्स्ट लॉकडाउन का 8-7 दिन का वक्त गुजर गया तो उनको यकीन नहीं आया कि अब ये लॉकडाउन खत्म होगा और उनको खाना पीना, भूखमरी के शिकार होने लगे। तो वो पैदल चल दिए और चलने लगे। कई राज्यों ने कि नीतीश कुमार बिहार के ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने रोक लगा दी कि मेरे यहां कोई नहीं। और आप जानते हैं कि ट्रेन का भी चलन उस वक्त बंद कर दिया गया था। यहीं दिल्ली में बिहार के मजदूर और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की बड़ी तादाद यहाँ आके खड़ी हो गई थी, उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। दूसरे, उन्होंने जो कैंप लगाए बिहार के अंदर, और ये जो मजदूर छोटे बड़े डंडा खाते हुए पुलिस की लाठियों से छिपते छपाते पहुंचे, उन्हें भी गांव नहीं जाने दिया गया। 14-14 दिन, 20-20 दिन, 30-30 दिन का लॉकडाउन करके इनको रखा गया कैंपों में। कैंपों की भी हालत सही नहीं थी। इन्होंने वादा किया कि पैसे देंगे, वो भी नहीं सही।
तो आज लौट तो काफी गए मजदूर अपने अपने काम जब लॉकडाउन खत्म हुआ, लेकिन बड़ी तादाद में मजदूर नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए अपने शहरों अपने गांव में रह गए। आवाज वही मजदूर हैं जो इनसे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। ऐसे वक्त में तेजस्वी ने नफ्स को पकड़ा। कोई चुनाव की शुरुआत के पहले ऐसा मूव या ऐसा नहीं लगता था कि एकदम वेव हो जाएगा गठबंधन का। जो गठबंधन का वेव हुआ है वो तेजस्वी यादव ने और ये गठबंधन के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को पकड़ा कि आज सबसे ज्यादा जो राहुल गांधी कह रहे थे कि सबको पैसे दीजिए या नौकरियों का इंतजाम कीजिए, तो उन्होंने नौकरी का जो सवाल को पकड़ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल को जो पकड़ लिया, और वो नौजवान जिन्होंने लालू यादव का दौर नहीं देखा, क्योंकि 15 साल से तो नीतीश कुमार हुकूमत में है, और उनको बराबर ये भय, डर, खौफ लालू यादव का दिखाया जाता है, उनको यकीन नहीं हो रहा है। और वो चाहते हैं कि अब एक परिवर्तन आए, तब्दीली आए, और नीतीश कुमार अब थक गए हैं। जिस तरह से 15-10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए तेजस्वी यादव ने एक प्रोग्राम रखा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक प्रोग्राम रखा, फौरन रिएक्ट कर गए ये लोग। क्यों रिएक्ट कर गए? सुशील मोदी जी ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये पैसा कहां से लाएंगे, लूज स्टॉक पर उतर गए। चीफ मिनिस्टर जो माने जाते हैं सभ्य हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या जेल से लाएंगे लालू यादव के पुत्र पैसे, और इतनी भद्दे तरीके से कहा कि जनता को जो एक उम्मीद एक जगी नौजवानों को कि 10 लाख सरकार, बिहार में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां लोग सरकारी नौकरियों को बहुत ध्यान देते हैं, रोजगार को नहीं। सरकारी नौकरियों के लिए वो अपनी पूरी दौलत, जमीन, मकान भी बेच लेंगे नौकरी लेने के लिए। अब बिहार में 5 लाख जगह खाली हैं। इन्होंने कह दिए कि कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। फिर दूसरे तीसरे दिन जब बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया तो उन्होंने कह दिया कि 19 लाख हम नौकरियां देंगे। कैसे? ये जो अविश्वास नौजवानों को किया गया, उसका बड़ा खमियाजा इनको भुगतने लगा। और तेजस्वी की सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में, लेफ्ट की सभाओं में भीड़ बढ़ती चली गई। और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वो एक ऐसा कारवां है कि अब उस कारवां के आगे टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए आपने देखा प्रधानमंत्री ने अपने पुराने एजेंडे को फिर शुरू किया। पहली बार 370 और कश्मीर इशू उठाया, पाकिस्तान उठाया, वो चला नहीं। दूसरे फेज में उन्होंने जो तकरीरें की वो इन इशू को नहीं। लेकिन अभी जय श्री राम मंदिर और मस्जिद और क्या किसके आगे, यानी कि उनको भारत में उनको किसने रोका है? ये डर और खौफ दिखा रहे हैं ये गठबंधन से। तो इसका मतलब ये है कि ये हताशा में आ गए हैं, घबरा गए हैं। नीतीश कुमार बराबर देखिए आज उनके ऊपर प्यास फेंके गए, क्योंकि जो गिरानी है वो कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं, और लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। जो नौकरियां मौजूद हैं उनके दर कम हो गए। कोई 30,000 जब कमाता था वो 5,000 कमा रहा है, 10,000 कम कर रहा है। तो उनको खाने पीने की आज परेशानी आ गई है। ऐसे हालत में जब चुनाव है और आप हठधर्मी पर कायम हैं, आप कोई बात को मानने को तैयार नहीं है, नेचुरल है कि रेवोल्यूशन होता है, और बिहार में एक रेवोल्यूशन हो रहा है। अच्छा शकीलुज्जमान साहब, ये बताइए कि ये बताया जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से स्टार कैंपेनर के तौर पर सिर्फ मोदी जी को पेश किया जा रहा है। वहां ना तो नीतीश साहब को, ना ही जो और नेता हैं या अमित शाह वगैरह, ये सब गायब नजर आ रहे हैं। सामने जो पब्लिसिटी है बीजेपी की उसमें सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। और ऐसे वक्त में जबकि उनका जो मन की बात के डिसलाइक कितने बढ़े कि वो डिसलाइक बटन बंद बंद करना करना पड़ा। पड़ा। तो ऐसी हालत में जब पॉपुलैरिटी लेवल गिर रहा हो, ऐसी हालत में बीजेपी को कैसे उम्मीद हो सकती है? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन
उनकी तरफ से क्या है? आखिर वो कौन सा कार्ड खेलेंगे जिससे कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि जीतने की? नहीं, उनके कार्ड यहाँ हो चुके, वो कम्युनलिज्म का कार्ड है। उनके कार्ड, उनकी कमाई, पैसे की ताकत है। 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। इनके छोटे बड़े नेता सब घूम रहे हैं। मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को खास तौर पे काफी इलाकों में कम्युनलिज्म भड़काने के लिए भेजा जा रहा है। जिस तरह की आज प्रधानमंत्री ने स्पीच की, उनके स्टैंडर्ड के बहुत बिलो है। और जिस तरह से आप देखिए, इनकी स्ट्रेटजी जो थी वो कंप्लीट धराशायी नजर आ रही है। स्ट्रेटजी तो थी इनकी, ऐसी नहीं है। और वो ऐसा लगता था कि इनके पास बड़ा चेहरा है। पहले तो यही कहते थे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए बड़ा चेहरा उनके पास है। लेकिन अब हाल ये हुआ है कि नीतीश कुमार झल्ला रहे हैं, घबरा रहे हैं, बदजबानी कर रहे हैं। यानी उस 30, 31, 32 साल के नौजवान ने जो अपनी हैसियत बना ली है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन पहले कह रहे थे न, कैसे तुम लड़ोगे, तुम्हारे पास चेहरा नहीं है, तो चेहरा ऑटोमेटिक बन गया। फिर वो गठबंधन जो बना बहुत ही मजबूत बना, और इनका गठबंधन इनको बहुत ज्यादा फख्र था। इन्होंने मिली भगत करके रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से मिली भगत करके वो नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हैं। अब ये जो छोटी बात थी वो बड़ी बात में तब्दील हो चुकी है। अब इनके कंट्रोल से बाहर है कि इस बात को रोकें। वो नीचे लेवल तक वोटर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चला गया है। एक तरफ ये इत्तेहाद का मुजाहरा हो रहा है कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों में, और दूसरी तरफ कोई क्लियरिटी नहीं है कि बीजेपी, जदयू और जो उनके और हम और जो पार्टियां हैं, एक पार्टी और है, वो पार्टियों के बीच में कोई क्लियरिटी नहीं है। और आज तक चिराग पासवान यूपीए में, एनडीए में शामिल हैं। आज तक प्रधानमंत्री ने 6 मीटिंग कर चुकी है, लेकिन एक बार भी चिराग पासवान के खिलाफ नहीं बोला। और चिराग पासवान हर दिन नीतीश कुमार को जेल में ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये इस अपनी स्ट्रेटजी के जाल में बीजेपी जो चाहती है अपने सारे अलायंस को खा जाए और खुद भारत पर कब्जा करें, वो जो कांग्रेस मुक्त, अलायंस मुक्त, अब तो उनका शौक हो गया है। उसका नतीजा है कि वो अब टिकने वाले वहां नहीं है। तो अब ये बात कई तरीके से हमसे पहले भी आई है कि अब अंदर अंदर नीतीश के और मोदी के सामने आमने सामने का मुकाबला है, बाहर दिखाने के लिए अलायंस है, और वो चिराग पासवान के साथ मिलकर के शायद सरकार बनाने की कोशिश करेंगे बीजेपी के लोग। तो अब ऐसी हालत में जो महागठबंधन है, उसको अब आप कितना मजबूत पा रहे हैं? कितनी सीटों में से कितनी सीटें मिल सकती हैं? ऐसा कोई अंदाज लगा बता सकते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को शायद 2-1 सीट भी मिलनी मुश्किल नजर आती है। उनके साथ मिलके नहीं करेंगे, वो मिस उनका हो गया, मिस फायर जिसे कहते हैं, वो मिस फायर कर चुके। अब जहां तक ताल्लुक उनका 2 गठबंधन और है, जिसको हम कहते हैं ठगबंधन। अब जो हमारे जो पप्पू यादव और ओवैसी साहब और दूसरे लोग मिलके एक गठबंधन बनाया है, दूसरा और गठबंधन बनाया है, छोटे छोटे, और कहीं ना कहीं इनकी तालमेल है ओवैसी साहब से और दूसरे लोगों से, है कि वोटों का बंटवारा किया जाए। लेकिन इनके चेहरे इतने क्लियर हो गए, इतने साफ हो गए हैं कि कहीं अभी तक किसी दूसरे गठबंधन की क्लियर कट एक सीट भी कौन सी हो गई, ये भी खुद भी दावा करने करने के लिए मतलब कि तैयार नहीं है कि कोई तैयार हो जाए इतनी कॉन्फिडेंस के साथ। ये भी कॉन्फिडेंस इनको नहीं है। इसलिए ये शर्मनाक हार होगी, यही मैं कह सकता हूं इनकी। नंबर तो हम अभी बताना सही है भी नहीं, क्योंकि अभी मत एक फेज का इलेक्शन बाकी है, और अभी जो मशीनों के अंदर हमारे राय महफूज है, अवाम की राय महफूज है, वोटर्स की राय महफूज है। तो उससे पहले
नंबर्स ठीक नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इनके गठबंधन जो मोदी जी की, नीतीश जी की, चिराग पासवान और दूसरे लोगों की मतलब आघोषित जो अलायंस है, उसको बहुत जबरदस्त धोखा होने वाला है और शिकस्त होने वाली है, और वो शर्मनाक चेहरा दिखाने लायक बिहार की जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी। अच्छा, आम तौर पर मुसलमानों में, खासतौर पर नौजवानों में, असदुद्दीन ओवैसी को बिल्कुल एक मसीहा के तौर पर जानते हैं, वो जज्बाती किस्म से। आप उनको बता रहे हैं कि वो वोट बांटने का काम करते हैं। बहुत से लोग, मैं भी इस बात को उसी तरह से समझता हूं, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी और वजाहत अगर आप कर दें कि बीजेपी में और उनमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आम लोगों में इस बात पर अभी भी इबहम है, समझ नहीं आ रहा लोगों को, और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों का मसीहा है, क्योंकि वो बहुत जज्बाती बातें करते हैं। देखिए, बातें करने, और मुसलमान जज्बाती कौम है, जज्बाती बातें करने वाले लोग पसंद हैं, लेकिन चेहरे के ऊपर लगे नकाब भी तो कभी खुलते ही हैं। चेहरे पे चेहरे तो खुल जाते हैं। अब बताइए कि हैदराबाद में ये एक म्युनिसिपल एरिया के बाहर निकल पाए? नहीं निकल पाए। 3 पुश्तों की इनकी राजनीति है, और इनके दादा, इनके अब्बा, कोई भी पूरे हैदराबाद पर निकल गए होते तो नहीं निकले। ये कुछ इलाके में महाराष्ट्र में जाते हैं और सेकुलर वोटों की तकसीम करा के नुकसान पहुंचाते हैं, जो अभी किया इन्होंने। कई बड़े नेता जो मुसलमानों के अकलियत के हार गए सिर्फ इनके वोट के तकसीम से। जहां तक बिहार में था मामला, ये पूरी सफबंदी हो चुकी थी कि यहाँ सफ ये बिहार में ही असली मुकाबला होगा महाभारत का। इस दोनों तरफ की सेनाएं जब इकट्ठे हो सामने सामने आ चुकी थी, आमने सामने इकट्ठे होकर अपने गठबंधन में, तो ऐसी हालत में अगर ये बीजेपी के साथ नहीं है तो वो किसी गठबंधन में, सेकुलर गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुए? उनको शामिल होना चाहिए था, लेकिन पहले दिन से अलग रहेंगे हम। दूसरी बात यह है कि ये बताएं, ट्रैक रिकॉर्ड इन हराने के अलावा इनको जिताने की कौन सी ताकत है, कहां है? कई बार वो सीमांचल में पहुंचते रहते हैं, कई लोगों को हरा जरूर देते हैं, जीतने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक सीट अभी बाई इलेक्शन में थोड़ी सी आपसी डिस्प्यूट में सेकुलर उम्मीदवार काफी खड़े हो गए थे, इसलिए एक जीत पाए। तो अभी भी जो इनका गठबंधन है पूरे बिहार में, यहां वहां जहां जहां भी आप देखिएगा, कुछ नुकसान जो पहुंच रहा है वो उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट जहां दे के नुकसान पहुंचाया वही है। बाकी इनके गठबंधन का कोई उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में नहीं है। और सीमांचल में ये अवाम अच्छी तरह समझ चुकी है, जहां ये पूरी ताकत लगा रहे हैं अकलियत बड़ी आबादी को डिवाइड करने के लिए, वहां लोग, चूंकि अब एक हवा चलती है और बिहार की हवा तो पूरे हिंदुस्तान में लगती है, तो ये 2 फेस के चुनाव हो गए, उनकी हवा वहां सीमांचल में नहीं पहुंचेगी ऐसा नहीं है। लोग समझ चुके कि ये इनका मकसद हिडन मकसद है। जज्बाती बातें बोलना अलग है, लेकिन एक छोटे बयान के बाद अगर आप और हम अभी इसमें कुछ ऐसी बात बोल दें, छोटे जज्बाती बात बोल दें, कल एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जेल चले जाएंगे। और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बोलते हैं, इनके ऊपर तो कभी कोई जांच भी नहीं होती। एक कितनी बड़ी प्रॉपर्टी और बिजनेस के मालिक हैं, कभी एक इनकम टैक्स का छोटा अधिकारी भी नहीं जाता है इनके पास। आखिर कुछ ना कुछ तो है। जी जी, ये आपने बहुत ही दुखती रग पर हाथ रखा है, और वाकई ये बात सही है कि मुनव्वर राणा पर बाकायदा एफआईआर हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई। उन्होंने उन्होंने महज कुछ बातें कही है फ्रांस से मुतालिक, जो अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई है, जबकि उस पर एफआईआर हो गई, लेकिन इनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर नहीं होती, और उनको चूंकि एक तरह से खुले बोलने दिया जाता है, जो चाहो बोलो, नहीं, ताकि ये तो हिंदू पोलराइज हो जाए। हाँ, ये जो आपने कहा बहुत सही कहा। इनको बोलने की इजाजत ये है, सिर्फ बोलने की नहीं इजाजत है, इन्हें गाली देने की इजाजत है, जिससे वो हिंदू वोटों का पोलराइज कर सकें, ये कह के कि ये देखो वैसी है,
जी, जी। भाई हम कहते हैं कि हम अगर इनका मुकाबला करेंगे तो स्ट्रेटजिकल मुकाबला करेंगे। ये सेकुलर हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो जी, हम उनको वो गुमराह होने दें क्या, या उनको गुमराही से रोके, सच्चाई बताएं। ईंट राइट। का जवाब पत्थर नहीं है, हमारे रसूल ने तो ईंट का जवाब प्यार दिया था। जी, 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 जी। बहुत-बहुत शुक्रिया शकीलुज़्ज़मान साहब, आपने हमें वक़्त दिया और आपने बिहार इलेक्शन के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी आपने दी ही कि बीजेपी का क्या हाल है और महागठबंधन कितना अपने आप में मजबूत महसूस कर रहा है। अभी आपने सीटें नहीं बताई, कितनी सीटें जीतेंगी, ज़ाहिर है वो वक़्त से पहले है। लेकिन आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो कुछ बताया, इसको लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आम तौर पर लोग जज्बाती होते हैं और कोई एक तकरीर सुन के उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा लीडर है, चूंकि बहुत से लीडर्स से वो धोखा खा चुके हैं। ये एक लंबी कहानी है, इस पर कभी फिर बात होगी, लेकिन इंशाल्लाह। आपने बहुत ही बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि शकीलुज़्ज़मा साहब बहुत ही अहम लीडर हैं कांग्रेस के, बिहार में मिनिस्टर रह चुके हैं और एआईसीसी के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, काफी अहमियत के हामिल हैं और इस वक्त इलेक्शन कैंपेन से दिल्ली वापस आए हैं। इस बीच में हमारी उनसे मुलाकात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।